हेलो बच्चे पार्टी, क्या हालचाल सर जी? हम बढ़िया, आप सुनाइए। आ गया है वो चैप्टर जिसे तुम कहते हो छोड़ रहे हैं सर जी। सर ब्रांच छोड़ दी तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? सर बस ब्रांच ही समझ नहीं आ रहा। सर पता नहीं क्वेश्चन करने बैठती तो दिक्कत आ जाती है। सर कितने नंबर का आता है ब्रांच? सर चॉइस में आता है क्या? अरे कुछ नहीं है ब्रांच, किसने हुआ बनाया, क्यों बनाया, पता नहीं क्यों। तुम मुझे ये 2-3 घंटे दे दो, ब्रांच तुम्हारा विद क्वेश्चन और पास्ट ईयर के पेपर क्वेश्चन समेत निपटवा दूंगा। और बताओ, ठीक है? बदले में एक लाइक कर दोगे? हाँ सर कर देते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेके प्रभु का नाम। ब्रांच का कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है। कहाँ तक कवर कर लेंगे हम इसके अंदर देखेंगे। हो सकता है एक लेक्चर और भी हमें बनाना पड़े, तो अकॉर्डिंगली आप चैनल को फॉलो कर लो यार। आखिरी 8-10 दिन लाइव बैठने वाला हूँ मैं, फ्री में डाउट लूंगा तुम्हारे चैनल पे बैठ के। और अभी डाउट चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो, फ्री डाउट्स 24/7। जाओ फटाफट। ओके सर जी, ब्रांच अकाउंटिंग शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। टनने 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 टनने। इससे पहले ब्रांच अकाउंटिंग शुरू करूं, मैं तुम्हें कुछ अकाउंट्स के बेसिक सिद्धांत और बेसिक नियम देना चाहूंगा। क्यों? यही तो वो हैं जो दिक्कत करते हैं, यही तो वो चीजें हैं जो ब्रांच को मुश्किल बना देती है। और तुम आगे चल के कहते हो ब्रांच क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। सब कुछ दे रहे ब्रांच को, फिर भी ब्रांच हमारी पकड़ में नहीं आ रहा। आप देख रहे हो इतने कम समय में मैं कितना डीप जा करके बेसिक चीजें भी सुधार दे रहा हूं आपकी। अब यह कॉन्सेप्ट आरटीपीवाई के एमसीक्यू चैप्टर वाइज टेस्ट सब मिलेगा आपको। एवरीथिंग इज योर्स, एवरीथिंग इज योर्स माय डियर फ्रेंड्स, इतने कम समय में। यस सर जी, यस सर जी। इंक्रीज डिक्रीज रूल्स, इंक्रीज डिक्रीज रूल्स। भैया अकाउंट्स के अंदर मेनली एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, ड्रॉइंग्स, कैपिटल, 6 चीजें होती है। कोई भी आइटम इन 6 में गिरता है, इन 6 हेडिंग्स में आता है, इससे 7वीं हेडिंग नहीं। कोई भी आइटम हो अकाउंट्स के अंदर, कुछ भी आपने सुना हो आज तक, इन 6 में गिरेगा आकर। ठीक है, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, ड्रॉइंग्स, कैपिटल। अब वो जमाना गया जब तुम पढ़ते थे डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। वो जमाना गया रे बच्चा, गया रे बच्चा, वो जमाना गया रे बच्चा, वो जमाना इसका। ओके सर, हम आपकी बात को समझते हैं, वो जमाना जा चुका है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब हम ऐसे पढ़ते हैं, इसे मॉडर्न अकाउंटिंग कहते हैं। एसेट अगर इंक्रीज होगा, हालांकि ओल्ड रूल्स को हो सकता है मैं कभी जनरल एंट्री में यूज भी करूं, क्योंकि अगर बात समझने के लिए कभी उसकी जरूरत पड़ेगी तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, जहां से हमारा काम चल। पर ये मेन है, मुख्य ये है। एसेट को अगर बढ़ाना है, मतलब एसेट बढ़ रहा है, जनरल एंट्री कह रही है कि हमारे एसेट को बढ़ा दो, तो उसको जनरल एंट्री में डेबिट करोगे। घटाने को कहेगी तो क्रेडिट। ऐसे ही लायबिलिटी को अगर हमें बढ़ाना पड़ रहा है क्वेश्चन के कहने पर, तो हम जनरल एंट्री में उस लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे, घटाते वक्त डेबिट करेंगे। इनकम इंक्रीज होने पे क्रेडिट होती है, डिक्रीज होने पे डेबिट होती है। एक्सपेंस इंक्रीज होने पे डेबिट होता है, डिक्रीज होने पे क्रेडिट होता है। ड्रॉइंग्स इंक्रीज होने पे डेबिट होती है, डिक्रीज होने पे क्रेडिट होती है। कैपिटल इंक्रीज होने पे क्रेडिट होती है, डिक्रीज होने पे डेबिट होती है। यानी एसेट, एक्सपेंस और ड्रॉइंग, AED, एड लगा लो, ADE, एड। ठीक है सर, आदि बोलेंगे हम इसको, आदि हो गया। हाँ, ADE, एसेट, ड्रॉइंग्स और एक्सपेंस। बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, LIC। बढ़े तो क्रेडिट, घटे तो डेबिट। दैट इज इट। हो गई तुम्हारी बेसिक चीजें पूरी। बेस सुधार गया मैंने, बेस सुधारा तुम्हारा यहाँ पर अभी, क्योंकि जनरल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन भी ब्रांच के अंदर आता है रे बच्चों, तो हमें इन चीज़ों की भी जरूरत पड़ती है। सर पूरे नोट्स जरा एक बार हमें दिखाना। ये देखो, ये ब्रांच अकाउंटिंग के खूबसूरत नोट्स तुम्हारे सामने। मैं कह रहा हूँ फॉरेन, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, ब्रांच, जनरल एंट्री, सब इतने खूबसूरती से एक जगह पर मैं ले आया हूँ। इसे आप 2 प्रकार से पा सकते हैं अपने पास। पहला तरीका है इम्पैक्ट बुक ले लो। उस इम्पैक्ट बुक के अंदर एडवांस अकाउंट्स के मात्र 60-70 पेज में एडवांस अकाउंट का पूरा कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज हो जाएगा, सेल्फ स्टडी बेस पे। ऐसी लैंग्वेज लिखी हुई है, तो कॉन्सेप्चुअल अगर आपको ज़रूरत है तो आप वो ले सकते हैं इम्पैक्ट बुक्स में। AS, प्रैक्टिकल चैप्टर, ये ब्रांच, सब कवर्ड है, बिल्कुल सेल्फ रीडेबल है। और साथ में हम वीडियोज़ भी फ्री देते हैं कि उनको कैसे पढ़ना है। और दूसरा तरीका इसको पाने का है हमारा क्रैश कोर्स, जिसमें मैं, ये क्रैश कोर्स थोड़ा और बेटर ऑप्शन है आपके लिए, जिसमें मैं पूरे 100 नंबर की तैयारी करा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट भी यहाँ से, स्टडी मेट क्वेश्चन भी, RTP PYQ भी, MCQ भी, चैप्टर वाइज टेस्ट भी, सब कुछ 35 घंटे में, डाउट सपोर्ट, सब कुछ। उसका हार्ड कॉपी वर्जन आप ले सकते हैं ये पाने के लिए, जिसमें एक कलर ग्लॉसी चार्ट ये वाला आपको मिल जाता है। तो चार्ट के रूप में ये मिल जाएगा आपको। सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो तुम्हारी ज़रूरत सो तुम हासिल कर सकते हो। फ्री रिसोर्स जरूर ले लो, टेलीग्राम और सब्सक्राइब करके बेल आइकन। 25,000 बहुत नज़दीक है, कराओ यार फटाफट। अच्छा जी,
अच्छा, अब आते हैं कि हमें ब्रांच के अंदर बेसिक रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और पढ़ लेने हैं, फिर बताऊंगा टॉपिक्स कौन कौन से हैं। बेसिक रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बच्चों, अगर कोई आइटम ऐसा है जो डेबिट और डेबिट हो रहा है, मतलब दो जगह डेबिट है, तो डेबिट डेबिट हमेशा प्लस होते हैं और क्रेडिट क्रेडिट भी हमेशा प्लस होते हैं। यानी मान लीजिए एक जगह हमारे क्वेश्चन में बैंक का बैलेंस लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस 20,000, तुमने एंट्री में डेबिट किया 10,000 से, तो अंत में जब क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा बैंक का तो 20 जमा 10 30 निकलेगा। डेबिट डेबिट प्लस हो जाते हैं। ऐसे मान लो एक आइटम है कैपिटल जिसका क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ है 70,000 और जनरल एंट्री में तुमने एक जगह उसको क्रेडिट किया 30,000 से, तो फाइनल बैलेंस उसका 70 + 30 1 लाख आएगा, क्योंकि क्रेडिट क्रेडिट भी प्लस होते हैं। तो डेबिट डेबिट प्लस होते हैं, क्रेडिट क्रेडिट प्लस होते हैं, डेबिट और क्रेडिट माइनस होते हैं, निशान आता है जो बड़ी वाली फिगर है उसका। डेबिट क्रेडिट या क्रेडिट डेबिट कुछ भी कह लो, माइनस होते हैं, निशान आता है बड़ी फिगर वाला। यानी लिखा है 1 लाख डेबिट हुआ, एक आइटम कोई भी मान लो कोई भी एक आइटम मान लो जो दो तुम्हारा मन करे, उसको तुमने जनरल एंट्री में 1 लाख से डेबिट किया और 15,000 से क्रेडिट किया, तो वो 1,15,000 नहीं हो जाएगा। डेबिट और क्रेडिट का निशान अलग अलग है तो आपस में कटेगा। 1 लाख माइनस 15 85,000 85,000 बचेगा। निशान कौन सा आएगा उस 85,000 को? डेबिट बोलेंगे या क्रेडिट बोलेंगे? जो बड़ी फिगर थी 1 लाख के साथ वाली, यानी डेबिट बोलेंगे, 85,000 डेबिट बोलेंगे, डेबिट 85,000। ऐसे ही मान लो एक आइटम है जो क्रेडिट लिखा हुआ है 5 लाख और डेबिट लिखा हुआ है 1 लाख, तो उसको 4 लाख क्रेडिट बोलेंगे। डेबिट क्रेडिट माइनस हो जाएगा, 5 - 1 4 लाख आएगा और निशान आएगा बड़ी फिगर यानी 5 लाख वाला यानी क्रेडिट। ठीक है, और वो रूल भी मैंने लिख दिया, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट गोज आउट, डेबिट रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट एक्सपेंस लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। कहीं इसकी जरूरत पड़े तो ये भी हमने लिख दिए। इतना बेस याद रख के चलो, क्योंकि ब्रांच में जर्नल एंट्री बहुत सारी हैं, वो इन्हीं एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस कैपिटल ड्राइंग एड और LIC के दम पे, और इन डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट और ये 3 रूल, इनके दम पे ही मैं आपको जर्नल एंट्रीज करा दूंगा। इसलिए मैंने शुरू में बेस में ही आपको पढ़ा दिए बच्चों। अब मैं आता हूँ अपने ब्रांच के टॉपिक्स पे कि हमारे ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर कितने टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ करके चलने हैं। हमारे ब्रांच अकाउंटिंग में कितने टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ करके चलने होंगे बच्चों? 3 टॉपिक हमें पढ़ने हैं। पहला है अकाउंटिंग फॉर इंडिपेंडेंट ब्रांच, दूसरा है अकाउंटिंग फॉर डिपेंडेंट ब्रांच और तीसरा है अकाउंटिंग फॉर फॉरेन ब्रांच। ब्रांच मतलब क्या? आपके ही बिजनेस की एक शाखा, एक दूसरा ऑफिस, एक दूसरी दुकान, एक दूसरी शॉप। मान लीजिए मैं यहाँ अभी फरीदाबाद में हूँ, हमारी संस्था का नाम है संदीप शर्मा पाठशाला, तो अभी हमारा ये ऑफिस हो गया। ठीक है, ओके सर जी। अब जैसे आप जैसे प्यारे बच्चों का प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, तो मान लीजिए हम कल को दिल्ली में, कलकत्ता में, बॉम्बे, गुड़गांव में एक एक ऑफिस और खोल दे, तो उनको क्या बोलेंगे? ब्रांच। जहाँ से मुख्य काम होता है, जहाँ से शुरुआत हुई है, उसे हेड ऑफिस कह रहे हैं, और जो अलग अलग ऑफिस अलग अलग जगह खोल दिए गए हैं उसे ब्रांच कहते हैं। ठीक है सर। भारत के अंदर ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसकी सबसे ज़्यादा ब्रांचेज है? सर SBI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बहुत बहुत ब्रांच, तुम गूगल करोगे तुम हैरान रह जाओगे। ओके सर, ओके सर। तो अब ब्रांच का मतलब तो आपने बता दिया कि बिजनेस का ही दूसरा ऑफिस, दूसरी शाखा। वो तो हम सर पहले से भी जानते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। इनका मतलब बताओ, ये इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, फॉरेन, ये क्या है? इंडिपेंडेंट ब्रांच। अच्छा सर, वो ब्रांच जो खुद अपने दम पे अपने काम करती है। इंडिपेंडेंट वर्ड से ही पता चल रहा है। अरे नहीं, वो ब्रांच जो डिपेंडेंट है, जो अपने दम पे कुछ नहीं। अरे नहीं, ये इंग्लिश के वर्ड पे मत जाओ। यहाँ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का वो साधारण मतलब नहीं है जो इंग्लिश भाषा में होता है। यहाँ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का मतलब थोड़ा अलग है। यहाँ इंडिपेंडेंट ब्रांच का मतलब है वो ब्रांच जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद बनाती है। केवल और केवल बुक्स ऑफ अकाउंट्स के रूप में जो इंडिपेंडेंट है, वहाँ अकाउंटेंट अलग बैठा हुआ है। वहाँ की अकाउंटिंग, जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग पेंडल, बैलेंस शीट सब अलग बनता है। ठीक है सर, ठीक है। और डिपेंडेंट ब्रांच वो ब्रांच जहाँ अकाउंटिंग नहीं होती, जहाँ अकाउंटेंट नहीं बैठा, जिसकी अकाउंटिंग हेड ऑफिस पर ही होती। मान लो मैं फरीदाबाद में हूँ, मैंने ये फरीदाबाद हेड ऑफिस हो गया, मैंने 2 ब्रांच खोली, एक दिल्ली खोल दी, ठीक है, और लेट सपोज एक दूसरी जगह किसी गाँव में खोल दी। अब दिल्ली वाली ब्रांच पे तगड़ा काम चलता है, तो वहाँ पे अकाउंटेंट मैंने अलग से बिठा दिया कि भाई तू हिसाब किताब रख, ट्रैक रिकॉर्ड रख, वो अपना जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग बैलेंस शीट सब अलग बनाता है, तो वो ब्रांच इंडिपेंडेंट ब्रांच कहलाएगी। और गांव वाले पे उतना काम आता नहीं, कोई इक्का दुक्का बंदा आता है, तो वहाँ अकाउंटेंट को बिठाऊंगा, उसको सैलरी दूंगा, क्या फ़ायदा। वहाँ का काम हेड ऑफिस से ही कर लेते हैं, उसकी अकाउंटिंग भी छोटी मोटी हेड ऑफिस में ही हो जाती है, उसको डिपेंडेंट ब्रांच बोलेंगे। बस इतना सा फ़र्क है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेस पर, बस और कोई फ़र्क नहीं, और कोई फ़र्क नहीं।
इंडिपेंडेंट ब्रांच भी सारे डिसीजन हेड ऑफिस से ही पूछ कर लेगी और डिपेंडेंट ब्रांच भी, सारे रूल सब पे लागू होंगे। बस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में थोड़ा डिफरेंशिएशन आ जाता है। अगर कोई ब्रांच अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद बना रही है तो वो इंडिपेंडेंट ब्रांच है, अगर उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स हेड ऑफिस पे ही बन रहे हैं, वो खुद नहीं बना रही तो डिपेंडेंट ब्रांच। ओहो, और फॉरेन ब्रांच भारत में नहीं, बाहर कोई ब्रांच, विदेश की। आपने कोई भारत से बाहर कोई ब्रांच खोल डाली, दैट वुड बी कॉल्ड फॉरेन ब्रांच। दिस इज द मीनिंग ऑफ 3 ऑफ द टॉपिक्स ऑफ चैप्टर ब्रांच अकाउंटिंग, इंडिपेंडेंट ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच एंड फॉरेन ब्रांच। इन तीनों की अकाउंटिंग कैसे कैसे होती है वो आपको सीखना, ये आपका ब्रांच का चैप्टर है। मुझे पता नहीं इसमें कहाँ समस्या नजर आती है, मुझे तो बहुत ही साधारण लगता है। आई डोंट फाइंड एनी काइंड ऑफ डिफरेंसेस हियर, आई डोंट फाइंड एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी हियर। ओके सर जी। एक तेरी यारी पे ही, अबे यार ये क्या कर रहा है, कुर्बान हूँ मैं तेरा यार हूँ। भाई इसने खून पिए मेरे, धोखा दे रहा है ये मेरे को। जिद पे अड़ गया बिल्कुल आज तो है। ये ले, जिद्दी लोग भी एक समय पे ठंडे पड़ जाते हैं जीवन में, ये एक उदाहरण है। ठीक है जी, तो इंडिपेंडेंट ब्रांच के मीनिंग में क्या लिखा हुआ है, आए जरा। ब्रांचेस मेंटेनिंग सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इंडिपेंडेंट ब्रांच यानी वो ब्रांच जो अपने खुद के बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद बनाती है। इंडिपेंडेंसी इज लिमिटेड टू बुक्स ओनली। इंडिपेंडेंट ब्रांच का मतलब केवल बस इतना ही है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद बनाती है, बाकी सारे फैसले हेड ऑफिस से पूछ कर ही लेगी। इंडिपेंडेंट ब्रांच भी, डिपेंडेंट ब्रांच भी। ओके सर। डिपेंडेंट ब्रांच के लिए क्या लिखा हुआ है, ब्रांच इज नॉट मेंटेनिंग सेपरेट बुक्स, अकाउंटिंग डन इन हेड ऑफिस बुक्स। वो ब्रांचेस जो अपनी खुद की अकाउंटिंग नहीं करती, उनकी अकाउंटिंग हेड ऑफिस पर ही होती है। फॉरेन ब्रांच के लिए क्या लिखा हुआ है, ब्रांच ऑपरेटिंग आउटसाइड इंडिया। जो ब्रांच जो इंडिया के बाहर वाली है, उनकी अकाउंटिंग फॉरेन करेंसी में ही होती है, उनकी अकाउंटिंग फॉरेन। सीधी बात है यार, यूएस में कोई ब्रांच तुमने खोल दी तो वहाँ पे तुम रुपये में थोड़ा ना अकाउंटिंग करने में, वहाँ के बिल डॉलर में कटेंगे, वहाँ के सारे खर्चे डॉलर में होंगे, सेल परचेज सब डॉलर में होगी, तो वहाँ की अकाउंटिंग डॉलर में ही होती है। ओके सर, अब मान लो मैं फरीदाबाद हरियाणा इंडिया रुपीज, इंडियन नेशनल रुपी, सीजेपी बीजेपी में हूँ। अब इस क्लिप को काट करके कुछ भी बनाया जा सकता है, हालांकि अभी हमारे लिए तो ये सब चीज़ें एप्लीकेबल नहीं हैं, पर आजकल बहुत ऐसा चल रहा है क्लिप वगैरह काट करके बना देते हैं, कुछ भी सच्चा कुछ भी झूठा। और मैंने एक फॉर एग्जांपल, एक बाहर यूएस में कोई ब्रांच हमारी खुल गई। अब यहाँ अकाउंटिंग रुपीज़ में हो रही है और यूएस की अकाउंटिंग डॉलर में हो रही है। यहाँ अकाउंटिंग रुपीज़ में हो रही है और यूएस की अकाउंटिंग डॉलर में हो रही है, डॉलर में हो रही है। तो क्या होगा, होने दो सर, क्या हो गया, अरे ईयर एंड पे मैं ये भी तो देखूंगा कि मेरी फरीदाबाद ब्रांच ने इतना कमाया, मेरी यूएस की ब्रांच ने इतना कमाया, पर मैंने टोटल मिला करके कितना कमाया। मैं अपनी होल पोजीशन तो जानना चाहूँगा ना, कंप्लीट ओवरऑल मेरे पास क्या है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर, आपको फरीदाबाद और यूएस दोनों के अकाउंट्स को प्लस करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा टोटल सेल कितनी है, टोटल परचेज कितनी है, टोटल इनकम कितनी है, टोटल खर्चे कितने, तब पता चलेगा टोटल प्रॉफिट कितना है। हाँ, मालिक तो मैं एक ही हूँ, फरीदाबाद का भी और यूएस ब्रांच का भी, दोनों की अलग अलग मुझे पता चल गया कि यूएस ब्रांच ने इतने डॉलर का प्रॉफिट कमाया, यहाँ पे इतने डॉलर का रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ इंडिया में। लेकिन मान लो मैं जानना चाहूँ कि टोटल प्रॉफिट मुझे कितना हो, और वो जानना जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि मैं एज अ होल तो एक ही हूँ, तो मैं ये तो जानना चाहूँगा कि टोटल ओवरऑल में क्या कमा रहा हूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, आपको फरीदाबाद का डेटा और यूएस का डेटा प्लस करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। अब वो फरीदाबाद का और यूएस का डेटा प्लस हो जाएगा, क्यों, फरीदाबाद का डेटा ट्रेडिंग पेंडल बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस तो रुपीज़ में, और यूएस का डॉलर में, और रुपये और डॉलर कभी आपस में प्लस माइनस होते हैं क्या। मान लो मैं कहूँ मेरी एक जेब में डॉलर पड़े हुए 100 और दूसरी जेब में रुपीज़ पड़े हुए 100, तो मैं उसको उनको 200 बोल दूंगा, और 200 भी बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, 200 डॉलर बोलूंगा, 200 रुपये बोलूंगा। सर आप बोलना उनको 200 रुपये डॉलर। आहा आहा, लगता है फ्रेंड्स से सीख करके आ रहे हो। फ्रेंड्स का यही काम है आजकल, उल्टी सीधी बातें, देश की छवि को खराब करना। दिस इज इट। पहले ही बहुत अच्छी है और उसको और जो है खराब किया जा रहा है।
आपको सुन करके बुरा लगेगा, लेकिन एक किसी विदेश के मंत्री की तरफ से एक ट्वीट आया था कि भारत सोचता होगा कि उसका बिहार बैकवर्ड है, बिहार स्टेट उसका थोड़ा बैकवर्ड है, तो भारत का जिस प्रकार से बैकवर्ड स्टेट बिहार है, वैसे ही वर्ल्ड के लिए बैकवर्ड देश इंडिया है। और ये चीज़ तब तक नहीं सुधरेगी जब तक हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हम में कमियां हैं। जब तक हमें टीवी पे न्यूज़ पे दिखाते जाएगा हम तो पहले से ही सर्वश्रेष्ठ हैं, कुछ नहीं होगा। झूठी आँख पे पट्टी डालने से कुछ नहीं होगा। एक दिन सच्चाई बुरे तरीके से सामने आएगी और वापसी का मौका नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डॉलर वाले ट्रायल बैलेंस को, डॉलर वाले डाटा को रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम यूएस फ़ोन में लाएंगे और कहेंगे लाओ भी डाटा, तो वहाँ से डॉलर का डाटा आएगा, उसे रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, फरीदाबाद और यूएस को, फिर पता चल जाएगी होल पोजीशन, इकट्ठी पोजीशन क्या है। अब वो कन्वर्ट करने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ रूल्स हैं। ओपनिंग बैलेंसेस को ओपनिंग रेट पे कन्वर्ट करेंगे। जो भी विदेशी ब्रांच के ओपनिंग बैलेंसेस होंगे, यानी साल के पहले दिन के 1 अप्रैल के बैलेंसेस होंगे, उसको कन्वर्ट करने के लिए 1 अप्रैल का ही फॉरेन एक्सचेंज रेट यूज करेंगे। उसको कन्वर्ट करने के लिए 1 अप्रैल का ही फॉरेन एक्सचेंज रेट यूज करेंगे। जो भी विदेशी ब्रांच के क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे उनको कन्वर्ट करने के लिए क्लोजिंग रेट यानी 31 मार्च का रेट यूज करके चलेंगे। 31 मार्च को जो भी फॉरेन एक्सचेंज रेट चल रहा होगा, कन्वर्ट कर, डॉलर से रुपीज में आने के लिए क्या करना, कन्वर्ट करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। $1 में रुपये का जो जाम चल रहा है उससे मल्टीप्लाई करनी होती है। यस सर, कब मल्टीप्लाई करते हैं, कब डिवाइड करते हैं? अगर हम हैवी करेंसी से वीक करेंसी में आ रहे हैं, डॉलर से रुपये में आ रहे हैं, कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पर क्या करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर हम वीक करेंसी को कन्वर्ट करके हाई करेंसी में जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल रुपये से डॉलर में कन्वर्जन कर रहे हैं, तो हमें डिवाइड करना होता है एक्सचेंज रेट से। तो अभी हम डॉलर से रुपये में आएंगे तो हमारी फॉरेन ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में जो भी अमाउंट डॉलर में लिखा होगा उसे कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई फॉरेन एक्सचेंज रेट से। और 1 अप्रैल के बैलेंसेस को 1 अप्रैल वाले फॉरेन एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट करेंगे। 31 मार्च वाले बैलेंसेस को 31 मार्च वाली डेट से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट करेंगे। और इनकम एक्सपेंस को, कोई भी इनकम या कोई भी एक्सपेंस हो, उसे एवरेज रेट पे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, 1 अप्रैल का रेट प्लस 31 मार्च का रेट डिवाइडेड बाय 2, इसे एवरेज रेट कहते हैं। तो इनकम और एक्सपेंसेस को एवरेज रेट पे कन्वर्ट करके चलेंगे, कन्वर्ट करके चलेंगे। जो वो डाटा फिर रुपीस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर मर्ज होकर होल पोजीशन निकल करके आएगी। ये हो गई फॉरेन ब्रांच की चर्चा। फिर बात करते हैं डिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच में मैंने बताया क्या मतलब है, वो ब्रांच जो अपनी अकाउंटिंग खुद नहीं करती, उसकी अकाउंटिंग हेड ऑफिस पर ही होती है। तो हेड ऑफिस क्या करता है, हेड ऑफिस को अगर किसी अपनी डिपेंडेंट ब्रांच यानी उस ब्रांच से जो अकाउंटिंग खुद नहीं करती, उसकी अकाउंटिंग अगर हेड ऑफिस को करनी है तो उसके पास 3 तरीके होते हैं, डेटर्स मेथड, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, फाइनल अकाउंट्स मेथड। यानी हेड ऑफिस के यहाँ डिपेंडेंट ब्रांच की अकाउंटिंग करने के लिए 3 मेथड्स हैं, डेटर्स मेथड, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड और फाइनल अकाउंट्स मेथड। ये तीनों मेथड आपको जब डिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन कराया जाएगा वहाँ पे समझाए जाएंगे क्या है, क्यों है, कैसे है। अब इनकी कोई चर्चा हम नहीं कर सकते क्योंकि इनकी थ्योरी चर्चा हो ही नहीं सकती, इनको प्रैक्टिकल ही समझा जा सकता है। ओके सर, तो फॉरेन ब्रांच और डिपेंडेंट ब्रांच ये 2 चर्चाएं समाप्त हुई। कल हम इंडिपेंडेंट ब्रांच शुरू करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। अभी के लिए इतना ही। कोई क्वेरी हो तो कनेक्ट करना बच्चा पार्टी। मिलेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद, लव यू ऑल। सब्सक्रिप्शन बुक का या बैच का डिस्क्रिप्शन से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम का लिंक, और सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन, ये काम कर दो यार। थैंक यू एवरीवन। हेलो हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत ब्रांच अकाउंटिंग के एक और कॉन्सेप्चुअल लेक्चर के अंदर। पहले पिछला लेक्चर पूरा रिवाइज करा देता हूँ। ब्रांच का मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया था, बिजनेस की कोई दूसरी शाखा, दूसरा ऑफिस, हेड ऑफिस से अलग। वो ब्रांच 3 प्रकार की हो सकती है, डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच और फॉरेन ब्रांच। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में ये मतलब नहीं है कि कौन हेड ऑफिस से पूछ के फैसले लेता है, कौन बिना पूछे फैसले लेता है, सब हेड ऑफिस से पूछ के ही फैसले लेते हैं। डिपेंडेंट का मतलब केवल इतना है कि वहाँ अकाउंटेंट नहीं बैठा हुआ है, डिपेंडेंट ब्रांच की अकाउंटिंग भी हेड ऑफिस पे होती है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा काम नहीं है। और इंडिपेंडेंट ब्रांच का मतलब है वहाँ बहुत ज़्यादा काम है, इसलिए वहाँ अकाउंटेंट अलग बैठा हो, उसकी अकाउंटिंग वहीं अपने ही ऑफिस में होती है, हेड ऑफिस में नहीं होती। तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंसी केवल और केवल डिपेंड करती है किस पे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद बना रहे हो तो इंडिपेंडेंट ब्रांच कहलाओगे, हेड ऑफिस से बनवा रहे हो तो डिपेंडेंट ब्रांच कहलाओगे। और विदेश की कोई ब्रांच, भारत से बाहर की कोई ब्रांच फॉरेन ब्रांच कहलाती है, फॉरेन ब्रांच कहलाती है। डिपेंडेंट ब्रांच की अकाउंटिंग हेड ऑफिस के ही यहाँ होती है। उसको करने के लिए 3 मेथड होते हैं, डेटर्स मेथड, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, फाइनल अकाउंट्स मेथड। मैंने कहा था तीनों को किसी क्वेश्चन में समझाऊंगा क्योंकि वो प्रैक्टिकली ही समझ सकते हैं आप। फॉरेन ब्रांच के केस में मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि फॉरेन ब्रांच का जो ट्रायल बैलेंस बनता है वो फॉरेन की ही करेंसी में बनता है और हेड ऑफिस इंडिया में। मालिक ये जानना चाहेगा कि हेड ऑफिस और फॉरेन ब्रांच दोनों ने मिलकर के, यानी उसने टोटल क्या कमाया,
तो उसको हेड ऑफिस का और ब्रांच का, फॉरेन ब्रांच का डाटा मर्ज करना पड़ेगा। लेकिन मर्ज होगा कैसे? हेड ऑफिस का डाटा रुपीज में है, फॉरेन ब्रांच का ट्रायल बैलेंस डॉलर में। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, पहले फॉरेन ब्रांच के डाटा को डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर हेड ऑफिस के साथ जोड़ के देखते हैं कि टोटल क्या कमाया। तो फॉरेन ब्रांच के डाटा को डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए कुछ रूल है। ओपनिंग बैलेंसेस को ओपनिंग रेट पे कन्वर्ट करके चलेंगे, क्लोजिंग बैलेंसेस को क्लोजिंग रेट पे और इनकम और एक्सपेंस को एवरेज रेट पे कन्वर्ट करके चलेंगे बच्चा पार्टी। कोई आइटम अगर ऐसा है जिसकी एग्जैक्ट डेट ही बता दी कि हमने ये इस दिन खरीदा था, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में लिख दिया मशीनरी खरीदी थी 1 जुलाई को, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए मशीनरी डॉलर में लिखी हुई है और कहा कि 1 जुलाई को खरीदी थी, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए 1 जुलाई का ही रेट लेंगे। ये भी पॉइंट याद रखना, लिख लेना कहीं। अगर किसी ट्रांजैक्शन की पर्टिकुलर डेट दे दी है आपको, तो फिर उसी डेट का आप रेट लेकर के चलोगे। और कई बार क्वेश्चन इतनी भी मदद कर देता है आपकी कि किसी डॉलर वाले आइटम को खुद ही रुपीज में कन्वर्ट करके दे देता है, तो तुम वहीं से उठा लेना, कन्वर्ट करने का झंझट ही पैदा मत करना। यस सर, यस, ये बातें भी ध्यान रख के चलना। ओके सर जी। उसके बाद कुछ बेसिक रूल दिए थे, एसेट, एक्सपेंस और ड्रॉइंग्स ADE, ये बढ़ेंगे तो डेबिट, घटेंगे तो क्रेडिट। लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल LIC, बढ़ेंगे तो क्रेडिट, घटेंगे तो डेबिट। डेबिट डेबिट प्लस होते हैं, क्रेडिट क्रेडिट प्लस होते हैं, डेबिट क्रेडिट क्रेडिट डेबिट कुछ भी हो माइनस हो जाते हैं, साइन बड़े वाला आता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये क्या है? गोल्डन रूल्स। आज इंडिपेंडेंट ब्रांच से अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेके प्रभु का नाम। टनने 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 टनने, चीजें समझ आ रही हैं? ब्रांच बिल्कुल मुश्किल नहीं लगा अभी तक, आगे भी नहीं लगने वाला, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें बच्चा पार्टी। बहुत मेहनत से, बहुत सोच विचार के, बहुत तरीके से लिख करके आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ कुछ भी। सर और कुछ फ्री रिसोर्सेज का कुछ बताइए ना। अरे तुमने सुना नहीं अभी तक? टेलीग्राम ज्वाइन करो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से फ्री डाउट लेता हूँ वहाँ पे, और आखिरी 10 दिन यूट्यूब पे लाइव बैठूंगा, पेपर तुम्हारे डाउट लूंगा बैठ करके, रिलैक्स। छोड़ हाँ, जल्दी बेल आइकन दबा लो सब्सक्राइब करके, फैसिलिटी तभी मिलेगी। आओ बच्चों, अब पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट ब्रांच का कॉन्सेप्ट। चलो सर जी, जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिपेंडेंट ब्रांच का मतलब है वो ब्रांच जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद बनाते हैं, जहां अकाउंटेंट बैठा हुआ है उसकी अकाउंटिंग अलग चल रही है। इंडिपेंडेंसी इज लिमिटेड टू बुक्स ओनली। इंडिपेंडेंसी में केवल बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात होगी, ये नहीं कि वो अपने फैसले भी खुद लेने लगेगी सारे। इंडिपेंडेंट ब्रांच अपनी चलाएगी, ऐसा का चुना है रे बाबा, ऐसा का चुना है, हाँ याद रखियो। ठीक है सर, ठीक है सर। आओ अब प्यारे बच्चों बात करते हैं उसकी अकाउंटिंग की, बात करते हैं उसकी अकाउंटिंग की। इंडिपेंडेंट ब्रांच का क्या पॉइंट हमें सीख करके चलना है। देखो मैंने बताया डिपेंडेंट ब्रांच मतलब हेड ऑफिस की आई उसकी अकाउंटिंग होगी। 3 मेथड है, क्वेश्चन में सीखेंगे। फॉरेन ब्रांच के लिए ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, हैवी से वीक करेंसी में मल्टीप्लाई करना। अगर उल्टा केस हो, वीक से हैवी करेंसी में जाना हो तो डिवाइड करते हैं, कन्वर्ट करते टाइम कन्वर्ट करो, फिर डाटा जोड़ दो, दिस इज इट। ओके सर, डाटा जोड़ना किसी क्वेश्चन में सीखेंगे, वो यहाँ नहीं सीख सकते कॉन्सेप्ट में हम। ठीक है सर। इंडिपेंडेंट ब्रांच की अकाउंटिंग, अब इंडिपेंडेंट ब्रांच जो अपनी अकाउंटिंग खुद कर रही है, जो अपनी अकाउंटिंग खुद कर रही है, तो उसकी अकाउंटिंग वैसी होनी जैसे होती है। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी, सेल ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी, कैपिटल बैलेंस शीट में जाएगी, एसेट्स उधर जाएंगे, डेप्रिसिएशन लगेगा। जैसे तुमने अभी तक 11, 12 सीए फाउंडेशन, इंटर, बाकी सब्जेक्ट, बाकी चैप्टर्स अभी तक पढ़े हैं, बिल्कुल वैसे ही होती है। मेनली क्या ध्यान रखना होता है हमें, मेनली हमें क्या ध्यान रखना होता है, हेड ऑफिस और ब्रांच की जो उन दोनों की आपस की जो बीच की ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनका ध्यान रखना होता है बच्चा पार्टी, उनका ध्यान रखना होता है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है सर, ठीक है सर। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि हेड ऑफिस और ब्रांच आपस में जो इंडिपेंडेंट ब्रांच आपस में जो ट्रांजैक्शंस करती हैं उनकी जर्नल एंट्रीज। हेड ऑफिस और ब्रांच आपस में जो ट्रांजैक्शंस करती हैं उनकी जर्नल एंट्रीज, उनकी जर्नल एंट्रीज बच्चा बेटी। हेड ऑफिस और इंडिपेंडेंट ब्रांच के आपस के जो लेन देन चलते हैं, हेड ऑफिस ने ब्रांच पे गुड्स भेजा, उसने कुछ वापस कर दिया, उधर से कैश आया, कैश कुछ रास्ते में रह गया, वो सब चीज़ों की बात करें। हेड ऑफिस का खर्चा ब्रांच ने पे कर दिया, ब्रांच का खर्चा कभी हेड ऑफिस ने पे कर दिया, उसका अकाउंट नहीं चल रहा था उसने पेमेंट कर दी। तुम्हारे दोस्तों के साथ भी तो होता है ऐसे, वो पेमेंट करने जा रहा था, उसने कहा यार मेरा अकाउंट नहीं चल रहा, तू कर दियो, कभी तुम मुझसे करवा लेते हो। वो चीज़ें सीखनी अभी इंडिपेंडेंट ब्रांच के अंदर, वो वाला टॉपिक चलेगा अभी। ठीक है सर, ठीक है। फिर इंडिपेंडेंट ब्रांच में एक टॉपिक और आता है कि हेड ऑफिस हूँ मैं, मेरी 2 ब्रांच हैं ए और बी। ए और बी जब आपस में कुछ ट्रांजेक्शन्स करती हैं, इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन्स, उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है।
फिर क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। ठीक है सर, तो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हेड ऑफिस और इंडिपेंडेंट ब्रांच। दोनों जगह अकाउंटेंट बैठे हुए हैं और वो आपस में जो उनकी ट्रांजैक्शन से लेन देन है, बीच की जो उनकी बातें हैं उसकी जर्नल एंट्रीज। और याद रखो, सुन लो बहुत ध्यान से, 6 नंबर में ब्रांच का क्वेश्चन आता है हमेशा, जब से न्यू सिलेबस आया तब से अब तक, और आपके अटेम्प्ट में ये बदलेगा ऐसे कोई चांसेस है नहीं। और जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन भी इंस्टीट्यूट का फेवरेट बनता है उस 6 नंबर में क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर पूछने के लिए। सबसे लास्ट का क्वेश्चन नंबर जो 6 होता है उसमें ब्रांच का क्वेश्चन पूछा जाता है, और 6 नंबर में जर्नल एंट्री एक हॉट फेवरेट क्वेश्चन बनता है। तो जो ये मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जर्नल एंट्रीज, ये बेहद कीमती हैं। हो सकता है जिस ब्रांच से तुम डर रहे थे, परेशान हो रहे थे, उसका इन्हीं जर्नल एंट्री से क्वेश्चन दिखे और तुम 6 में से 6 नंबर लेकर के आओ। मात्र ये लेक्चर अगर इसमें पूरी हो गई तो ये अगले लेक्चर के बाद। ब्रांच बिल्कुल भी डरने जैसा नहीं है। तुम्हें पता नहीं किसने हवा बनाया ब्रांच का, ब्रांच में कुछ भी नहीं। चलो लेट्स स्टार्ट। 10 पहली एंट्री, गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच। गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच। अल्ट्रा स्लो चलेंगे आज। मैं सोच रहा हूँ 20 मिनट तक का लेक्चर रखूँ, बस वहाँ तक जितना हो जाएगा ठीक है, बाकी अगले में करेंगे, क्योंकि ये मुझे समझानी है 6 नंबर का क्वेश्चन भैया, हम रिस्क नहीं ले सकते, बहुत चांसेस हैं आने के। और जनरल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन 2-3 अटेम्प्ट से आया नहीं है, तो आपके वाले में आने के चांसेस भी बहुत ब्राइट है। ठीक है सर। गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच। हेड ऑफिस ने गुड्स भेजे किसको? अपनी ब्रांच को। अब लेट सपोज हेड ऑफिस मुंबई में है, ब्रांच दिल्ली में। और ब्रांच, याद रखो, अब जनरल एंट्रीज पढ़ते टाइम एंड तक याद रखो, ब्रांच के यहाँ अकाउंटेंट अलग से बैठा हुआ है, ब्रांच की अपनी अकाउंटिंग होती है। हेड ऑफिस पे भी, मुंबई पे भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुले हुए हैं, और ब्रांच यानी दिल्ली में भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुले हुए हैं। वहां भी अकाउंटेंट बैठा है, वहां भी अकाउंटेंट बैठा है। और हेड ऑफिस ने, मुंबई ने कुछ सामान भेजा है दिल्ली यानी ब्रांच के पास। क्यों? अरे दिल्ली में बेचने के लिए। ब्रांच खोली क्यों है? वहां हेड ऑफिस से सामान जाता है ब्रांचेस पर, वहां बिकता है, वहां से कमाई होती है, वो कमाई फिर हेड ऑफिस तक पहुंचती है ब्रांच के द्वारा। हेड ऑफिस ब्रांच को, मुंबई वाले दिल्ली वालों को सामान देते हैं, उसको बेच के दिल्ली वाले मुंबई वालों को पैसे देते हैं, और अपनी तनख्वाह, अपना कमीशन अपने पास रख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब हेड ऑफिस द्वारा, मुंबई वालों के द्वारा ब्रांच यानी दिल्ली वालों के पास सामान भेजा जाएगा, तो उसकी क्या जनरल एंट्री करेंगे मुंबई वाले यानी हेड ऑफिस की बुक्स में क्या जनरल एंट्री होगी, और उसकी क्या जनरल एंट्री करेंगे दिल्ली वाले यानी ब्रांच के यहाँ क्या जनरल एंट्रीज होगी, ब्रांच के यहाँ क्या जनरल एंट्रीज होगी। ठीक है, तो कहीं मैं वो एसेट, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, ड्राइंग्स, वो वाली रूल यूज करूंगा, बढ़ गए तो डेबिट, घट गए तो क्रेडिट, कहीं गोल्डन रूल यूज करूंगा, डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट, उस तरीके से समझाऊंगा आपको। तो प्यारे बच्चों, इस घटना में, इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है? हेड ऑफिस के यहाँ से गुड्स जा रहे हैं और ब्रांच के यहाँ गुड्स आ रहे हैं। हेड ऑफिस के यहाँ गुड्स जा रहे हैं, अब ब्रांच के यहाँ गुड्स आ रहे हैं। हेड ऑफिस के यहाँ से गुड्स जा रहे हैं और ब्रांच के यहाँ गुड्स आ रहे हैं। ठीक है सर। तो जिसके यहाँ से गुड्स चले गए वो क्रेडिट कर देगा गुड्स को, और जिसके यहाँ गुड्स आ रहे हैं वो डेबिट कर देगा गुड्स को। क्यों? आपने रूल सुना है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब चीज चली जाती है, जहां से चली जाती है वहां क्रेडिट करते हैं, और डेबिट व्हाट कम्स इन, जहां आती है, जिसके यहाँ आती है वो उसको डेबिट करता है। ये अकाउंट्स का रूल है। तो हेड ऑफिस यानी मुंबई वालों के यहाँ से गुड्स चले गए, इसलिए वो गुड्स को क्रेडिट करेंगे। देखो लिखा हुआ है टू गुड्स, टू का मतलब क्रेडिट होता है अकाउंट्स में, आपको पता है, टू गुड्स। लेकिन सर आगे ये भी तो लिखा हुआ है सेंड टू ब्रांच। हाँ, ये भी बता रहे हैं वो कहाँ चले गए, ब्रांच को भेजती है, इसलिए पूरा लिख दिया टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। और ब्रांच के यहाँ गुड्स आ रहे हैं, व्हाट कम्स इन को डेबिट करते हैं, इसलिए उसने गुड्स को डेबिट किया, गुड्स अकाउंट डेबिट। सर लिखा हुआ है रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। हाँ, ये भी बता दिया कहाँ से आए, थोड़ा डिटेल में लिख रहे हैं, पेपर में भी डिटेल में ही लिखना है, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट। तो हेड ऑफिस जहाँ से गुड्स चले गए वहाँ क्रेडिट हो जाएगा गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। और ब्रांच जिसके यहाँ गुड्स आ रहे हैं वहाँ डेबिट हो जाएगा गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट। लेकिन सर जनरल एंट्री तो दोनों जगह भी अधूरी है। हेड ऑफिस में केवल क्रेडिट हुआ है, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट खाली है, और ब्रांच में केवल, ब्रांच की बुक्स में केवल डेबिट हुआ है, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट क्रेडिट खाली है। और सर जनरल एंट्री तो डेबिट क्रेडिट दोनों के होने से पूरी होती है, दोनों का एक एक हिस्सा खाली है। हेड ऑफिस के यहाँ डेबिट खाली है, ब्रांच के यहाँ क्रेडिट खाली है। तो क्या करेंगे, हेड ऑफिस ने किसको भेजा है ये सामान? ब्रांच को।
ब्रांच के पास ये सामान कहां से आ रहा है? हेड ऑफिस के यहां से। रूल, अगला रूल याद करो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, प्राप्त करने वाले को डेबिट करते हैं। प्राप्त करने वाला कौन है? गुड्स किसको प्राप्त हो रहे हैं? ब्रांच, तो ब्रांच अकाउंट को कर दिया डेबिट हेड ऑफिस ने। और क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करते हैं, जिसने गुड्स दिए उसको क्रेडिट करेंगे। किसने गुड्स दिए? हेड ऑफिस ने, इसलिए ब्रांच ने हेड ऑफिस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया टू हेड ऑफिस अकाउंट। यानी हेड ऑफिस अपने यहां ओपन करता है, खोलता है ब्रांच अकाउंट, और ब्रांच अपने यहां ओपन करती है, खोलती है हेड ऑफिस अकाउंट। किस चीज के लिए? डबल एंट्री पूरी करने के लिए। किस चीज के लिए? डबल एंट्री पूरी करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, डबल एंट्री पूरी करने के लिए। हेड ऑफिस के यहां खुलता है ब्रांच अकाउंट, ब्रांच के यहां खुलता है हेड ऑफिस अकाउंट, डबल एंट्री पूरी करने के लिए। क्यों? अरे वो आपस में एक दूसरे से लेन देन कर रहे हैं, तो एक दूसरे का अकाउंट तो खोलना ही पड़ेगा वैसे भी। और तुम हेड ऑफिस की बुक्स में हेड ऑफिस अकाउंट को डेबिट कर सकते हो क्या? नहीं। ब्रांच की बुक्स में ब्रांच को डेबिट क्रेडिट कर सकते हो क्या? नहीं। कभी भी अपनी ही बुक्स में अपना कोई अकाउंट डेबिट क्रेडिट नहीं हो सकता। अगर हेड ऑफिस वाले अपनी ही बुक्स में हेड ऑफिस के अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करने लगे, तो ये एक बात हो गई कि मेरी जेब में, एक जेब में 50 रुपए रखे थे, मैंने निकाल के दूसरी जेब में रख लिया और मैंने कहा मैंने अपने आप से 50 रुपए कमा लिए और 50 रुपए अपने आप को दे दिए हैं। सुनने में कितना अजीब लगता है। अंकल और आंटी की शादी, छी, सुनने में कितना अजीब लगता है। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक। इसलिए एक दूसरे का अकाउंट खोला जाता है। ओके सर, ओके सर। तो सबसे पहले हेड ऑफिस द्वारा ब्रांच को सामान भेजा जाएगा, तो हेड ऑफिस की एंट्री होगी, सामान चला गया टू गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच की एंट्री होगी, सामान आ गया, डेबिट व्हाट कम्स इन गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट, और हेड ऑफिस के यहाँ डेबिट हो जाएगा ब्रांच, ब्रांच का क्रेडिट हो जाएगा हेड ऑफिस, डबल एंट्री पूरी करने के लिए। ठीक है सर। सेकेंड केस, गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। अब जो सामान अभी अभी हेड ऑफिस ने ब्रांच के पास भेजा था, उसमें से कुछ सामान ब्रांच ने हेड ऑफिस को लौटा दिया। इन्हीं एंट्रीज पर तुम्हारे बड़े क्वेश्चंस भी टिके हुए हैं, तुम्हारे खाते टिके हुए हैं, तुम्हारी डिपेंडेंट ब्रांच टिकी हुई है, इन्हीं एंट्रीज पे सब टिका हुआ है। और जितने भी टीचर्स पहले डिपेंडेंट ब्रांच पढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्यों पढ़ा रहे। इंडिपेंडेंट ब्रांच पढ़ाओ, उसकी एंट्रीज पढ़ाओ, उसके बाद डिपेंडेंट ब्रांच तो इसमें ही समाई हुई है, इसमें से निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। यही गलती हो रही है, इसी कारण से ब्रांच मुश्किल हो रहा है बच्चों को। तुम इन एंट्रीज को समझ लो, तुम्हारा चैप्टर खत्म है, मेरा वादा है तुमसे। अभी अभी हेड ऑफिस ने, मुंबई वालों ने ब्रांच वालों या दिल्ली वालों के पास जो सामान भेजा है, उसमें से कुछ सामान डिफेक्टिव है तो उन्होंने लौटा दिया। गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। तो क्या करना है? जो सामान भेजने की एंट्री हुई है हेड ऑफिस द्वारा ब्रांच को एक दूसरे की बुक्स में, उस एंट्री को दोनों जगह रिवर्स मार दो। हेड ऑफिस की एंट्री थी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच, गुड्स रिटर्न फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच। ब्रांच की एंट्री थी गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिटर्न। एंट्री को रिवर्स कर दो और रिसीव्ड की जगह रिटर्न वर्ड लगा दो। जो भेजने की एंट्री है उसकी उल्टी हो जाएगी वापस भेजने की एंट्री। सामान भेजने की एंट्री का रिवर्स कर दो, सामान वापस भेजने की एंट्री बन जाएगी। रिसीव्ड की जगह, सेंड की जगह रिटर्न वर्ड आ जाएगा। दैट्स इट, दैट्स इट। सर ये सब एक जगह लिखी हुई है, पूरा ब्रांच बिल्कुल समा रहा है, बिल्कुल बड़े अच्छे नोट्स हैं, कैसे मिलेंगे? भाई ले लो ना तुम बैच, तुमसे बोला मैंने 35 घंटे में कॉन्सेप्ट, स्टडीमेट क्वेश्चन, आरटीपीवाई के एमसीक्यू, चैप्टर वाइज टेस्ट, सब कुछ है। जितना जल्दी लोगे उतना फायदे में रहोगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पीडीएफ वर्जन चाहो वो ले सकते हो, हार्ड कॉपी वर्जन चाहो वो ले सकते हो। उसमें ये वाला कलर ग्लॉसी चार्ट आपको मिल जाएगा। पूरी बुक चाहते हो, इम्पैक्ट बुक ले सकते हो, उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पर डीएम कर देना। लेकिन उसमें सेल्फ स्टडी होगी कॉन्सेप्ट की। ये लेक्चर्स कॉन्सेप्ट वाले फ्री मिलेंगे, केवल आपको क्वेश्चंस के नहीं मिलेंगे। जो बैच में कह रहा हूँ 100 मार्क्स इन 35 आवर्स, उसमें आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, साथ में एमसीक्यू भी मिल जाएंगे, टेस्ट भी मिल जाएंगे। और बताओ, वो आपकी चॉइस और आपकी नीड पे डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हो। जी सर, 24/7 डाउट सपोर्ट तो है, उसमें तो कहने वाली बात ही नहीं, उसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं कैसी। ब्रांच एक्सपेंसेस, ब्रांच के यहाँ कोई खर्चा हो रहा है, दिल्ली वाले कुछ खर्चा कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हैं, अपने किसी स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, कोई भी खर्चा हो रहा है, ब्रांच के यहाँ कोई खर्चा हो रहा है, ब्रांच के यहाँ। ठीक, तो क्या एंट्री बनेगी?
ब्रांच की बुक्स में क्या एंट्री बनेगी? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। यदा तदा सर्वदा मैंने तुम्हें बता दिया, अगर पेमेंट होती है तो कैश बैंक क्रेडिट होता है, पेमेंट होती है तो कैश बैंक क्रेडिट होता है। और वैसे भी कैश बैंक क्या होता है? एसेट होता है, और जब पेमेंट होगी तो वो कम हो जाएगा, और एसेट कम होने पे मैंने बताया अभी आपको बेसिक रूल्स में क्रेडिट करेंगे, इसलिए भी कैश बैंक को क्रेडिट करते हैं। और अगला गोल्डन रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को हमेशा डेबिट करते हैं, इसलिए ब्रांच की एंट्री बन जाएगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। और हेड ऑफिस के यहाँ कोई एंट्री नहीं, अरे भाई ब्रांच का खर्चा है, ब्रांच ने पे किया है, ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच। और इंडिपेंडेंट ब्रांच है, उसकी अकाउंटिंग अलग होती है, उसकी बुक्स में एंट्री हो जाएगी, बात खत्म। हेड ऑफिस को क्या लेना देना उससे? अभी हेड ऑफिस तो बीच में आया ही नहीं है, ब्रांच ने कोई ट्रांजैक्शन करी है, और ब्रांच की अपनी अकाउंटिंग अलग होती है, तो ब्रांच एंट्री करेगी। हेड ऑफिस तो बाद में कभी जब मर्जिंग होगी, जब इकट्ठा डाटा बनेगा, तब इस चीज को अपने यहाँ इनकॉर्पोरेट करके चलेगा हेड ऑफिस वाले। ओके सर, तो ब्रांच की एंट्री होगी एक्सपेंसेस टू कैश या बैंक, और हेड ऑफिस के यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन केस नंबर बी, ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, खर्चा ब्रांच का है, पेमेंट हेड ऑफिस से हो रही है। कई बार ऐसा हो जाता है, ब्रांच का अकाउंट नहीं चल रहा, सर्वर काम नहीं कर रहा है, या कोई भी अदर इशू है, या हेड ऑफिस ने कह रखा है तुम्हारे इस खर्चे पे हम कंट्रोल रखेंगे, इसकी पेमेंट हमारे यहीं से होगी, कुछ भी है, खर्चा ब्रांच का है, पेमेंट हेड ऑफिस के यहाँ से हो रही है, तो ऐसे केस में क्या होगा? एक्सपेंस अकाउंट तो डेबिट होगा ब्रांच की बुक्स में, क्योंकि खर्चा ब्रांच का है, इसलिए डेबिट ऑल एक्सपेंस वाले रूल के हिसाब से एक्सपेंस डेबिट होगा ब्रांच की बुक्स में। पेमेंट कर रहा है हेड ऑफिस, तो बैंक या कैश अकाउंट क्रेडिट होगा हेड ऑफिस की बुक्स में। एक्सपेंस डेबिट होगा ब्रांच के यहाँ, और कैश बैंक क्रेडिट होगा हेड ऑफिस के यहाँ। बट गए वो अलग अलग, पहले उसी का खर्चा वही पेमेंट कर रहा था, उसी की एंट्री हो रही थी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। यहाँ पे खर्चा ब्रांच का, तो एक्सपेंस डेबिट हो रहा है ब्रांच में, पेमेंट हो रही है हेड ऑफिस से, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है हेड ऑफिस की बुक्स में। तो एंट्री कैसे पूरी होगी? ब्रांच के यहाँ हेड ऑफिस को क्रेडिट कर दो, हेड ऑफिस के यहाँ ब्रांच अकाउंट को डेबिट कर दो, क्योंकि एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं वो। हेड ऑफिस ने अभी पेमेंट कर दिया, पर कल को उसको ब्रांच से पैसा वापस लेना है, और लेना है तो डेबिट, और ब्रांच को अब पेमेंट हेड ऑफिस को करनी पड़ेगी। ब्रांच विल नाउ पे टू द हेड ऑफिस, क्योंकि अभी के लिए तो हेड ऑफिस ने दे दिया, पर कल को ब्रांच को चुकाना तो है, लौटाना तो है। ब्रांच विल रीपे टू हेड ऑफिस, तो ब्रांच के लिए एक लायबिलिटी बन गई हेड ऑफिस, लायबिलिटी को क्रेडिट करते हैं। हेड ऑफिस को ब्रांच से पैसे लेने होते तो एसेट होता है, इसलिए उसको डेबिट कर दिया। जिसको देने वो लायबिलिटी, जिससे लेने वो एसेट, लायबिलिटी को क्रेडिट करते हैं, एसेट को डेबिट करते हैं। या फिर डबल एंट्री पूरी करने के लिए एक दूसरे अकाउंट का सहारा लेते हैं, ऐसे याद रख लो, वो ज़्यादा सिंपल है, वो ज़्यादा सिंपल है। अगला केस, एंट्री नंबर 4, हेड ऑफिस का खर्चा है, हेड ऑफिस ने ही पे किया है, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक हेड ऑफिस की एंट्री आ जाएगी। एक्सपेंस भी हेड ऑफिस का है, उसको डेबिट किया, पेमेंट भी हेड ऑफिस ने करी है, बैंक को क्रेडिट कर दिया। ब्रांच क्या नो एंट्री, भाई हेड ऑफिस का खर्चा हेड ऑफिस ने पे किया, ब्रांच का क्या लेना देना? हेड ऑफिस की एंट्री हो जाएगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन अगला केस, खर्चा हेड ऑफिस का, पेमेंट ब्रांच ने कर दिया, हेड ऑफिस का अकाउंट नहीं चल रहा था, पेमेंट अर्जेंट करनी थी, ब्रांच के अकाउंट से पेमेंट हो गई, तो क्या होगा? एक्सपेंस तो डेबिट होगा हेड ऑफिस के यहाँ, क्योंकि खर्चा हेड ऑफिस का है, पेमेंट करी है ब्रांच ने, तो कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा ब्रांच का। देखो कितनी खूबसूरत एंट्रीज लिखी हुई, चलते फिरते निकलते पढ़ते दीवार पे देख करके ऐसे रिवाइज कर जाओगे। ये ऐसा कैरिएबल चार्ट है, कलर ग्लोसी, एग्जाम हॉल के बाहर भी ले जा सकते हो, आखिरी टाइम पे बिल्कुल रिवाइज करने के लिए, सारे कॉन्सेप्ट ब्रश अप करने के लिए। तो अगर हेड ऑफिस का खर्चा है तो हेड ऑफिस में एक्सपेंस डेबिट होगा, पेमेंट ब्रांच ने करी तो कैश बैंक ब्रांच का क्रेडिट होगा। एंट्री पूरी करने के लिए हेड ऑफिस में ब्रांच को क्रेडिट कर देंगे, ब्रांच में हेड ऑफिस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ब्रांच में हेड ऑफिस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक। तो अभी यहीं रखते हैं, आगे की एंट्रीज अगले लेक्चर में उठाएंगे। मैंने कहा 20 मिनट का ही रखेंगे, मैं बोझ नहीं डालना चाहता हूँ बिल्कुल भी आपके ऊपर। अगले में आपको मोस्टली इसको कवर अप करवा दूंगा, मैं सारी जनरल एंट्रीज कवर अप करवा दूंगा, और इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन कॉन्सेप्ट पूरा करके अगले लेक्चर में कॉन्सेप्ट फिनिश कर लेंगे। फिर क्वेश्चंस पे चल देंगे उससे अगले लेक्चर के अंदर, उससे अगले लेक्चर में फिर हम क्वेश्चंस की ओर कदम बढ़ा देंगे बच्चा पार्टी। ठीक है सर जी, आपकी बात हमारी समझ में आती है, दिस इज एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। तो बच्चा पार्टी लाइक सब्सक्राइब कर लो और बैच ले लो डिस्क्रिप्शन से, फ्री के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। आज के लिए इतना ही, कोई डाउट हो कनेक्ट करना। धन्यवाद, लव यू ऑल।